हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अब तक अपन सिंक्रोनस मशीन की 2 क्लास पढ़ चुके हैं। तो देखें आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों 3rd क्लास। बच्चों देखें तो क्लास सेकंड में अपन ने बात की थी। बच्चों देखें क्लास सेकंड में अपन ने पढ़ा था बच्चों देखें कि अपन जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों देखें आपके जो तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक हो, तो देखें उसमें वो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो किस प्रकार से आपके पास उत्पन्न होगी। आज अपन बात करें तो देखें जो प्रत्यावर्तक में जो वोल्टेज उत्पन्न होगी, तो देखें उसकी ईएमएफ समीकरण की अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखें इस टॉपिक में तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखें कोशिश करेंगे अपन अच्छे से इसको समझने की बच्चों। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें तो देखें प्रत्यावर्तक की ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ समीकरण अब तक अपन बच्चों देखें डीसी जनरेटर के ईएमएफ समीकरण पढ़ चुके हैं इससे पहले, फिर अपने ट्रांसफार्मर में पढ़ी थी बच्चों देखें ईएमएफ समीकरण बात की थी। अब देखें बच्चों अगर बात करें बच्चों देखें अगर अपन एक प्रत्यावर्तक ले रहे हैं बच्चों देखें तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक जिसमें आपके पास ध्रुवों की संख्या अपने कितनी ली बच्चों देखें पी ली है बच्चों देखें। तो ध्रुवों की संख्या आपके पास कितनी बच्चों पी है, यानी टोटल ध्रुवों की संख्या अपने पास कितनी बच्चों देखें पी है। और जो फ्लक्स प्रति पोल है बच्चों देखें फ्लक्स प्रति पोल प्रति ध्रुव अपने पास पैदा हो बच्चों फाई, और फ्लक्स की इकाई अपने पास क्या बच्चों वेबर। प्रत्येक फेज में चालकों की संख्या अपने पास है बच्चों ZP, और प्रत्येक फेज में गेरों की संख्या यानी टर्न्स की संख्या वो अपने पास कितने बच्चों TP है। और घूर्णन गति अपने लिए बच्चों देखें प्रत्यावर्तक की घूर्णन गति अपने पास बच्चों देखें बराबर अपने लिए n। घूर्णन गति अपने लिए बच्चों देखें RPS में रोटेशन प्रति सेकंड में। अब देखें बच्चों यदि अपन यहां डायग्राम से बात करें तो देखें जैसे कल अपने पढ़ा था बच्चों देखें यहां अगर आपके पास n पोल है बच्चों देखें यहां अपने पास क्या बच्चों देखें s पोल है, और ये अपन इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अपन रखें बच्चों देखें आर्मेचर को। अब देखें बच्चों अगर अपने पास ये चालक है बच्चों देखें एक चालक A है बच्चों देखें, एक चालक अपने पास क्या बच्चों देखें A डैश है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अगर ये आपके पास जो चालक हैं A और A डैश बच्चों देखें अगर एक पूरा घूर्णन करेंगे बच्चों देखें तो एक घूर्णन के कारण जो टोटल फ्लक्स कटेगा बच्चों देखें वो फ्लक्स कटेगा आपका P5, यानी जितने आपके पास पोल होंगे बच्चों देखें उतना आपका फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें। यहाँ आपके पास 2 पोल है बच्चों देखें तो टोटल फ्लक्स अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों 2,5 हो जाएगा बच्चों देखें। तो अगर आपके पास आर्मेचर में अगर अपने पास एक चालक रख देते हैं, यहाँ मैंने 2 चालक रखें A और A डैश, अगर मैं एक चालक रखता हूँ तो देखें तो एक चालक जब आपका पूरा चक्कर लगा देगा 360 डिग्री का बच्चों देखें तो एक चालक में आपका जो फ्लक्स कटेगा बच्चों देखें वो आपके पास क्या होगा बच्चों देखें P5 होगा। अब देखें बच्चों तो आपके पास एक चालक में जो फ्लक्स कटेगा बच्चों देखें वो अपने पास क्या होगा बच्चों देखें P5 होगा। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि इस जो चालक है बच्चों देखें उसको एक चक्कर लगाने में आपके पास समय कितना लगेगा बच्चों देखें उसके बारे में बात करें बच्चों देखें। तो आपका जो चालक में वोल्टेज पैदा हो बच्चों देखें वो होगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, जो कि अपन लिखते हैं बराबर E बराबर d∅dt जो अपन ने कल पढ़ा था बच्चों देखें। तो आपके पास जो फ्लक्स कटेगा बच्चों वो आपके पास कटेगा बच्चों देखें P5, और समय कितना लगेगा बच्चों देखें उसको 1/n सेकेंड। तो अब अपन बात करें देखें कि अब बस समीकरण किस प्रकार अपन प्राप्त करेंगे बच्चों देखें यहाँ से तो ध्रुवों की संख्या अपने P ले ली बच्चों देखें, फ्लक्स प्रति ध्रुव फाई लिए वेबर, प्रत्येक फेज में चालकों की संख्या ZP लिए अपने, प्रत्येक फेज में घेरों की संख्या अपने TP लिए,
प्रत्यावर्ती घूर्णन गति अपने ले ली एन आरपीएस में बच्चों देखें। तो स्टार्ट करें बच्चों देखें अपने इक्वेशन यहाँ से। तो अपने पास अगर कुल पोल पी है बच्चों देखें तो आर्मेचर के ए घूर्णन में आर्मेचर चालक के एक घूर्णन में कटा कुल फ्लक्स, जो आपका कुल फ्लक्स कटेगा बच्चों देखें वो ध्रुवों की संख्या और फ्लक्स प्रति पोल के बराबर हो देखें, जो कि बराबर हो जाएगा बच्चों मस P5 वेबर। अब देखिए बच्चों इस आर्मेचर चालक को एक पूरा घूर्णन करने में कितना समय लगेगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें कि आपके पास जो घूर्णन गति है बच्चों देखें वो आपके पास n होगी बच्चों देखें। अब मान लीजिए आप पास बच्चों देख रहे हैं कि आपके पास घूर्णन गति अगर अपन आरपीएम में लेते हैं बच्चों देखें, एक मिनट में आपके पास घूर्णन गति बच्चों देखें, एक मिनट में आपके पास चक्रों की संख्या बच्चों देखें वो 3000 है आरपीएम, यानी टोटल रोटेशन आपके पास कितने हो रहे हैं एक मिनट में कितने हो रहे हैं बच्चों देखें 3000। अगर अपन एक सेकंड में निकालना चाहें बच्चों देखें एक सेकंड में, तो अपन किसे भाग दे देंगे बच्चों देखो 3000 डिवाइड बाय 60, तो अपने पास कितने रोटेशन आ जाए बच्चों देखें यहाँ से 50। ये अपने पास क्या है बच्चों देखें आरपीएस में 50 घूर्णन प्रति सेकंड है बच्चों देखें। परंतु अपन हमें तो एक घूर्णन का समय निकालना बच्चों देखें कि एक घूर्णन करने में कितना समय लगा बच्चों देखें। तो अगर अपन एक घूर्णन में अपने को समय लगाना बच्चों तो अपने पास क्या करेंगे बच्चों देखें, एक को डिवाइड कर देंगे बच्चों देखें एन से, एक चक्कर डिवाइड बाय चक्रों की संख्या, तो आपके पास एक सेकंड में जितने भी अपने पास चक्कर लगेगा देखें एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो देखें। तो अब यहाँ से अपन नोट करें देखें आर्मेचर चालक को या आर्मेचर को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो अपने को एक चक्कर का टाइम निकालना तो देखें, तो मैंने एक दिया है डिवाइड बाय आपके पास क्या बच्चों देखें एक सेकंड में अगर एन चक्कर लग रहे हैं बच्चों देखें तो एन से भाग देंगे बच्चों देखें, तो 1/में एन सेकंड समझ में आएगा बच्चों देखें। यहाँ पे एन अपने क्या लिया बच्चों देखें आरपीएस में, क्योंकि अपने को एक चक्कर का समय निकाला। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, तो आपके पास जो वोल्टेज पैदा हो देखें जो आपके एक चालक में एक चक्र में जो वोल्टेज पैदा हो उसे अपन बोलेंगे औसत वोल्टेज। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से एक आर्मेचर चालक में एक चक्कर में उत्पन्न औसत वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज कितनी पैदा होगी आपके एक चक्कर में, जो कि इसने क्या बताया बच्चों देखें d∅/dt। अब हमारे पास क्या बच्चों देखें d∅ अपने पास यहाँ बच्चों देखें एक चक्कर में आपके पास कितना फ्लक्स कटा बच्चों देखें P5, और टाइम अपने पास क्या लगा बच्चों देखें 1/में n सेकंड। तो यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों देखें, तो E एवरेज बराबर अपने पास क्या है बच्चों देखें d∅ बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों देखें P5, यानी एक चक्कर में कटा फ्लक्स बटा में एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो एक चक्कर लगाने में अपने पास समय कितना लगेगा बच्चों 1/में n सेकंड, 1/में n सेकंड। ये आपका n ऊपर चला जाएगा बच्चों देखें, तो E एवरेज जो आपके पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों औसत वोल्टेज पैदा होगी वो अपने पास होगी P∅n वोल्ट्स के बराबर होगी, P∅n वोल्ट्स के बराबर होगी। एक बार और समझ लीजिए बच्चों देखें यहाँ से। तो सबसे पहले अपने बच्चों देखें अगर P पोल है बच्चों देखें तो एक चक्कर में कटेगा फ्लक्स P∅, एक चक्कर को लगाने में लगा समय अपने पास 1/में n, अपने पास रोटेशन लिया बच्चों देखें यहाँ पे सेकंड में आ गया बच्चों देखें। अब अपने बात की फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से आर्मेचर चालक में एक आर्मेचर चालक का लगाने बच्चों मैंने यहाँ पे
E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, तो मैंने एक लिख लिया बच्चों यहाँ से चालक के चक्कर में उत्पन्न औसत वोल्टेज, तो डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव अपने पास बराबर होगा बच्चों देखें पी फाइव, यानी एक चक्कर में कटा फ्लक्स बटा में एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो अपने पास आएगा पी फाइव एन वोल्ट्स के बराबर आएगा बच्चों देखें। तो यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, देखें स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें बच्चों, ये तो अपने पास आई बच्चों देखें कि एक चक्कर में अपने पास क्या होगा बच्चों देखें औसत वोल्टेज कितनी पैदा हो रही है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, यहाँ अपन इसे आवर्ती में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों देखें, फ्रीक्वेंसी में। अब देखें बच्चों, जो अपने पास तुल्यकालिक गति है जो देखें n बराबर 120 F बटा में P पढ़ा बच्चों अपन ने, ये अपने पढ़ी थी बच्चों के RPM में, और अब अपन घूर्णन गति बात करें बच्चों देखें RPS में। तो जब अपन इसको RPS में कन्वर्ट करें बच्चों देखें तो 60 से भाग दीजिए बच्चों, तो ये घूर्णन गति अपने पास किस में आ जाएगी बच्चों देखें RPS, रोटेशन प्रति सेकंड। इसको 2 पे काट दीजिए बच्चों आप, तो अपने पास n बराबर आ गया बच्चों देखें 2F बटा में P। और अगर बात करें बच्चों NP की, अगर इसको गुणा कर देंगे तो NP बराबर पास आएगा बच्चों देखें 2F। तो यहाँ बच्चों देखें इस इक्वेशन से अपन NP बराबर रख सकते हैं बच्चों देखें यहाँ 2F, तो यहाँ आपके पास N और P दिखाई दे रहा है बच्चों देखें, तो इस NP की जगह अपन रख देंगे बच्चों देखें 2F। तो E एवरेज अगर बात करें बच्चों देखें, E एवरेज औसत वोल्टेज जो पैदा होगी बच्चों देखें वो बराबर होगी 2F5 वोल्ट्स की, 2F5 वोल्ट्स की। तो एक बार और समझिए बच्चों देखें, यहाँ घूर्णन गति अपने ले ली, पहले RPM में ली थी बच्चों देखें 120 F/P, RPS में कन्वर्ट करने में 60 से भाग दीजिए बच्चों देखें, तो अपने पास प्राप्त हो गया n बराबर 2F बटा में P, और NP बराबर पास प्राप्त हो बच्चों 2F5 2F। तो यहाँ अपने इक्वेशन में NP का मान रख दीजिए बच्चों देखें यहाँ पे 2F5 वोल्ट्स। यानी अगर आपका एक आर्मेचर चालक रखा गया बच्चों देखें आर्मेचर में, और जब आपका एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाया बच्चों देखें, तो उस चालक में जो उत्पन्न वोल्टेज होगी बच्चों देखें 2 गुणा में आवर्ती और फ्लक्स के बराबर होगी, गुणनफल के बराबर होगी। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों देखें 3 फेज अल्टरनेटर की, तो आपके पास प्रत्येक फेज में जैसे कि अपन ने बात की थी ZP चालक रखे बच्चों, तो जो कि आपके पास प्रत्येक फेज में जो चालक रखे जाते हैं बच्चों देखें जो कि श्रेणी में संयुक्त होते हैं, तो जब अपन श्रेणी में संयुक्त होंगे बच्चों देखें तो गुणा कर देंगे ZP से, तो आपके पास ZP चालकों में यानी प्रत्येक फेज में ZP चालकों में उत्पन्न औसत वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट करेंगे बच्चों देखें अपन इस साइड करें, यदि प्रत्येक फेज में ZP चालकों को श्रेणी में संयोजित किया गया है, श्रेणी में संयोजित किया गया है, हो तो प्रत्येक फेज में उत्पन्न औसत वोल्टेज तो अब हम बात करें देखें E एवरेज पर फेज, यानी प्रत्येक फेज में आपके पास जो एवरेज वोल्टेज हुई औसत वोल्टेज वो प्रति फेज कितनी हुई। तो अब अपन इस इक्वेशन को ZP से अगर गुणा कर देंगे जो देखें तो ZP चालकों में औसत वोल्टेज आएगा जो देखें 2F5 गुणा में ZP वोल्ट। तो आपके पास बच्चों देखें अगर आपको प्रत्येक फेज में ZP चालक हैं बच्चों देखें तो ZP चालकों में आपके पास औसत वोल्टेज आपके पास प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि अपने कहा बच्चों देखें आपके जो टर्न्स होते हैं बच्चों देखें वो आपके चालकों के क्या होते हैं बच्चों देखें आधे होते हैं, यानी 2 चालक आपका मिलकर एक टर्न आपका या घेरा निर्माण करते हैं। तो अगर अपन बात करें देखें प्रत्येक फेज में जितने भी टर्न्स हैं बच्चों देखें उनमें आपके पास औसत वोल्टेज कितनी पैदा हुई बच्चों देखें, तो उसके बारे में बात करें देखें तो यहाँ मैं रिलेशन लिख रहा हूँ बच्चों देखें आपके जो टर्न्स प्रति फेज है बच्चों देखें वो आपके आधे होते हैं बच्चों ZP बटा में 2,
यानी जितने आपके चालक होंगे उसको अगर 2 से भाग देते हैं बच्चों देखें तो आपको टन्स प्रति फेज आपको प्राप्त हो जाएंगे बच्चों देखें। तो ZP बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों देखें 2TP, मैंने इसको गुणा कर दिया बच्चों यहाँ से, तो ZP बराबर अपन लिख दिया बच्चों देखें 2TP। तो अब अपन बात करें देखें कि टन्स प्रति फेज में आपको जो वोल्टेज पैदा होगी वो कितनी होगी। आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स प्रति फेज में उत्पन्न औसत वोल्टेज ई एवरेज प्रति फेज नोट करेंगे बच्चों देखें। तो इस बार अपन क्या रखते हैं बच्चों देखें ZP बराबर यहां रख दें इस इक्वेशन में 2TP, 2 इंटू F इंटू फाई गुणा में 2TP, मैंने ZP की जगह रख दिया बच्चों 2TP। तो अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो जाए 4F फाई गुणा में TP वोल्ट्स। अभी तक जो वोल्टेज प्राप्त हुई बच्चों देखें वो हमें औसत वोल्टेज प्राप्त हुई है बच्चों देखें ZP चालकों में और TP चालकों में एक चक्र में आ रही है बच्चों देखें। अब तक जो वोल्टेज प्राप्त हुई बच्चों देखें हम केवल एक चक्र की वोल्टेज अपन प्राप्त कर रहे हैं बच्चों देखें। ठीक है बच्चों देखें, यहाँ तक आपको समझ आएगा बच्चों देखें, एक बार और बता दें बच्चों देखें। तो यहाँ पे अपने क्या किया बच्चों ZP चालकों में उत्पन्न औसत वोल्टेज की बात कर ली बच्चों देखें, तो इसलिए अपने ZP चालकों से गुणा कर दिया बच्चों देखें, जिस प्रकार अपने DC जनरेटर में Z से गुणा किया था बच्चों देखें। अगर अपन बात करें टन प्रति फेज की बच्चों तो वो आपके पास चालकों से आते होंगे बच्चों देखें, तो यहाँ रिलेशन ले लिया मैंने बच्चों ZP बराबर पास क्या बच्चों दें 2TP। तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स प्रति फेज में उत्पन्न औसत वोल्टेज अपने पास हो बच्चों देखें ZP की जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों 2TP, तो 4F TP वोल्ट्स। अब देखें बच्चों ये जो वोल्टेज अपने पास प्राप्त हुई बच्चों देखें वो अपने पास हुई बच्चों देखें एवरेज वोल्टेज, जबकि आपके पास जो बच्चों देखें जो भी वोल्टमीटर अपन काम में लेते हैं बच्चों देखें वो आपका वोल्टेज जो पड़ता है बच्चों देखें वो पड़ेगा बच्चों देखें RMS वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब बच्चों देखें आपको मैं वापस ऐसी थ्योरी में ले चलता हूं बच्चों देखें। ऐसी थ्योरी में बच्चों देखें अपने बात की थी, एक पढ़ाया था मैंने बच्चों देखें फॉर्म फैक्टर, जिसे अपने बोला था आकृति गुणांक। तो फॉर्म फैक्टर के लिए अपने बात क्या की थी बच्चों देखें KF इज इक्वल टू ERMS बटा में E एवरेज। अगर आपको याद हो बच्चों देखें फॉर्म फैक्टर का मान अपने पास आया था बच्चों देखें 1.11 और ये अपने पास बराबर था ERMS बटा में E एवरेज के। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपने को RMS वोल्टेज प्राप्त करनी है बच्चों देखें, E एवरेज अपने पास है बच्चों देखें, फॉर्म फैक्टर का मान अपने पास 1.11 होता है बच्चों देखें। तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया बच्चों देखें KF डिवाइड बाई मैंने कर दिया 1। अब देखिए बच्चों इसका मान अपने पास कितना बच्चों 1.11 भाग 1 ERMS डिवाइड बाई E एवरेज। तो अगर अपन RMS की बात करें देखें यहाँ से RMS वोल्टेज प्रति फेज प्राप्त करना चाहेंगे तो अपन गुणा करेंगे बच्चों देखें 1.11 को E एवरेज, यानी जो औसत वोल्टेज अपने पास प्रति फेज पैदा हो रही है बच्चों देखें, यदि हमें उसे फॉर्म से फैक्टर से गुणा कर देंगे बच्चों देखें तो हमें RMS वोल्टेज प्रति फेज प्राप्त हो जाएगी बच्चों देखें। तो अब अपन ज्ञात करें बच्चों देखें RMS वोल्टेज प्रति फेज। यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेने पहले यहाँ तक ये रिलेशन मैंने आपको ऐसी थ्योरी में बताया था बच्चों देखें, वही आपका वापस काम आएगा बच्चों देखें अल्टरनेटर में। तो पूरी आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है बच्चों देखें पूरे चैप्टर आपके एक दूसरे से जुड़े हैं बच्चों देखें, तो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों देखें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली यहाँ से। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें प्रत्येक फेज में उत्पन्न RMS वोल्टता की। प्रत्यावर्तक की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रति फेज उत्पन्न RMS वोल्टेज तो ERMS पर फेज, ERMS प्रति फेज अपने पास क्या होगा देखें KF फॉर्म फैक्टर गुणा में E एवरेज प्रति फेज। अब हमारे पास एवरेज वोल्टेज प्रति फेज हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बच्चों देखें, फॉर्म फैक्टर का मान हमारे पास पता बच्चों 1.11, E एवरेज का मान रख देंगे बच्चों यहाँ से 4 गुणा में F गुणा में फाई गुणा में TP। तो गुणा कर दीजिए बच्चों देखिए आप यहाँ से 4.44 F इंटू फाई इंटू
TP वोल्ट्स, TP वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होगी बच्चों देखें ERMS वोल्टेज प्रति फेज। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें देखें कि अगर आपके पास जनित्र की, अगर जैसे कि अपने कल मैंने बताया था तो देखें प्रत्यावर्तक में जो आपके पास आवृत्ति उत्पन्न होती है बच्चों देखें, वो आपकी जो आवृत्ति है बच्चों देखें वो घूर्णन गति और आपके पास ध्रुवों की संख्या क्या होती है बच्चों देखें समानुपाती होती है, जैसा कल अपने पढ़ा था बच्चों देखें यहाँ से। ठीक बच्चों देखें, तो यहाँ पे अगर बात करें देखें जो आपको यहाँ RMS वोल्टेज प्रति फेज प्राप्त हो रही है बच्चों देखें ERMS पर फेज। अब देखें बच्चों हम घेरों की संख्या को चेंज नहीं कर सकते बच्चों देखें, 4.44 का मान चेंज नहीं कर सकते। तो अगर अपन ये कांस्टेंट मान लें बच्चों देखें, तो आपके पास जो उत्पन्न वोल्टेज है बच्चों देखें वो आपके पास चुंबक, आपकी जो आवृत्ति है बच्चों देखें और चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है बच्चों देखें समानुपाती होती है बच्चों देखें। तो अगर अपन बात की देखें, अगर अपन यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह अपन घूर्णन गति रखना चाहें बच्चों देखें, जैसा कि अपने कल पढ़ा था बच्चों देखें कि जो आपके पास आवृत्ति हुई बच्चों देखें वो ध्रुवों की संख्या और घूर्णन गति क्या होती है बच्चों देखें समानुपाती होती है। तो अगर अपन बात करें देखें F बराबर N गुणा में P, कल अपने यहाँ से पढ़ा था बच्चों देखें। अब अपने पास क्या बच्चों ध्रुवों की संख्या अपने पास क्या बच्चों देखें कांस्टेंट है, तो अब बस आवृत्ति आपकी समानुपाती होगी देखें घूर्णन गति की, घूर्णन गति। तो अगर आप F की जगह आप यहाँ N रखते हैं बच्चों देखें तो आपके पास इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त होगी देखें ERMS प्रति फेज बराबर होगी बच्चों देखें 4.44 गुणा में फाई गुणा में NS गुणा में TP वोल्ट्स, TP वोल्ट्स। तो मैंने आपको आवृत्ति और घूर्णन गति दोनों में आपको बच्चों देखें इक्वेशन आपको प्रोवाइड करवा दी बच्चों देखें EMF इक्वेशन। अब देखें बच्चों अगर अपन यहाँ से बात करें बच्चों देखें कि आपके पास उत्पन्न वोल्टेज किसके समानुपाती बच्चों देखें, तो 4.44 आपके पास फिक्स होगा बच्चों देखें, टर्न्स प्रति फेज आपके पास फिक्स है बच्चों देखें, तो चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति के क्या होती है बच्चों है समानुपाती होती है। तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज की बात करें बच्चों देखें ERMS समानुपाती होगी बच्चों के फाई और NS के। इस बार DMRC में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों देखें यहाँ से कि अगर आप घूर्णन गति बढ़ाते हैं बच्चों देखें प्रत्यावर्तक में तो उत्पन्न वोल्टता पे क्या प्रभाव होगा देखें, तो अगर आप घूर्णन गति बढ़ाएंगे बच्चों देखें तो उसके सापेक्ष आपकी जो उत्पन्न वोल्टता है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट लें, आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ आएगा बच्चों देखें। तो नोट कर लें बच्चों यहाँ से। तो जो अपने पास यहाँ से EMF समीकरण से अपनों को जो निष्कर्ष प्राप्त हो देखें उसके बारे में बात करें देखें यहाँ से। प्रत्यावर्तक में उत्पन्न वोल्टता, प्रत्यावर्तक में उत्पन्न वोल्टता चुंबकीय फ्लक्स व तुल्यकालिक गति या घूर्णन गति लिख दीजिए बच्चों, एक ही बात है, तुल्यकालिक गति NS की समानुपाती होती है, NS के समानुपाती होती है, NS के समानुपाती होती है। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस बार DMRC 2020 में बच्चों देखें, यहाँ से EMF समीकरण से बच्चों देखें। तो क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों देखें। तो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों देखिए, एक 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 RPM की गति से संचालित तौर पर प्रति फेज 2000 वोल्टेज उत्पन्न करता है बच्चों देखें। उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि इसे 2000 RPM पे, पहले 1000 RPM पे घुमा रहा है बच्चों देखें, फिर इसकी घूर्णन गति को दुगुना कर दिया बच्चों देखें, तो संचालित किया जाए तो उत्पन्न वोल्टेज प्रति फेज कितनी होगी, ये आपको इसमें बताना था बच्चों देखें। तो देखें बच्चों अभी अपने समीकरण से क्या देखा बच्चों देखें कि जो आपके पास RMS वोल्टेज पैदा हो बच्चों देखें, ERMS प्रति फेज जो पैदा हो रही थी बच्चों देखें, वो समानुपाती आपके पास घूर्णन गति और चुंबकीय फ्लक्स की। अब देखें बच्चों उसी क्षेत्र उत्तेजन का मतलब बच्चों देखें आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई इसने क्या कर दिया बच्चों देखें कांस्टेंट कर दिया, यानी ERMS प्रति फेज अब समानुपाती हो जाएगी बच्चों देखें केवल आपकी घूर्णन गति के बच्चों देखें। जैसे कि इसे घूर्णन गति अपने क्या कर दी बच्चों देखें दुगुनी कर दी, 1000 से कितनी कर दी बच्चों देखें यहाँ पे 2000 RPM।
तो उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2000 से क्या हो जाएगा बच्चों देखें 4000 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या दिया गया था बच्चों देखें, सही दिया गया बच्चों देखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों देखें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों देखें। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें बच्चों देखें और अच्छे से आपको अटेंड भी करने हैं बच्चों देखें। तो इस बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया DMR से 2020 में बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों देखें इस क्वेश्चन का। तो ईएमएफ समीकरण से अपन ने प्राप्त किया बच्चों देखें कि जो उत्पन्न वोल्टेज बच्चों देखें वो घूर्णन गति और चुंबकीय फ्लक्स दोनों क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। और आपके आवर्ती होती है बच्चों देखें वो आपकी घूर्णन गति क्या होती है, समानुपाती होती है बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों देखें यहाँ तक। अब अपन बात करें बच्चों देखें आपका जो आर्मेचर बच्चों देखें उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग काम में ली जाती है बच्चों देखिए। एक वाइंडिंग अपन बोलते हैं बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग अपन बोलते हैं बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो सबसे पहले तो बच्चों देखें बात करेंगे कि कब आपकी वाइंडिंग फुल पिच होगी बच्चों देखें और कब वाइंडिंग अपने पास क्या होने जा रही है बच्चों देखें, शॉर्ट पिच होगी। तो इसके बारे में बात करें बच्चों देखें। उससे पहले बच्चों देखें बात करें बच्चों देखें कुछ वाइंडिंग से जुड़े अपने पास जो शब्द हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं बच्चों देखें पोल पिच के बारे में। पोल पिच के बारे में, पिच अपन बोलते हैं बच्चों देखें दूरी को, जैसे अपन क्रिकेट में बोलते हैं बच्चों देखें पिच स्टंप्स के बीच की दूरी पिच कहलाती है बच्चों देखें। IPL का दौर चल रहा है बच्चों देखें तो आजकल ज़्यादा क्रिकेट का चल रहा है। तो पिच अपन बोलते हैं बच्चों देखें दूरी को। अब देखें बच्चों 2 पोल के बीच की कोणीय दूरी, 2 पोल के बीच की कोणीय दूरी। अब 2 कौन से पोल, निकटतम पोल, और निकटतम पोल हमेशा क्या होते हैं बच्चों देखें, असमान पोल होते हैं बच्चों देखें। तो अगर अपन 2 निकटतम असमान पोल हैं बच्चों देखें उनके केंद्र के बीच से कोणीय दूरी को मापें बच्चों देखें, कोणीय दूरी अपन पास यानी कोण में लेंगे बच्चों देखें, तो वो कोणीय दूरी आपके पास क्या कहलाती है बच्चों, पोल पिच कहलाती है बच्चों देखें। तो देखें बच्चों मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। देखें मान लीजिए बच्चों देखें कि मेरे पास 2 पोल है बच्चों देखें, एक N पोल है बच्चों देखें और उसका निकटतम पोल अपने पास हमेशा क्या होगा बच्चों देखें, S पोल होगा। अब देखें बच्चों इनके केंद्र से बात करते हैं बच्चों देखें, ये इसका क्या होगा बच्चों देखें, केंद्र बिंदु, इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा बच्चों देखें। अब इनके बीच की जो कोणीय दूरी है बच्चों देखें, इनके बीच की कोणीय दूरी, अगर अपन कोणीय दूरी एकदम सीधी रेखा बच्चों देखें तो ये कोणीय दूरी अपने पास कितनी डिग्री हो बच्चों देखें, 180 डिग्री बच्चों देखें। तो 2 निकटतम असमान ध्रुवों के केंद्र से उनके बीच की कोणीय दूरी क्या कहलाती है बच्चों देखें, पोल पिच कहलाती है बच्चों देखें। अब दूसरे वर्ड अपने पास यहां से आएगा बच्चों देखें, ये तो अपने बात की पोल पिच की, दूसरा अपने पास वर्ड आएगा बच्चों देखें कोइल पिच, कोइल पिच। अब ये कोइल पिच क्या है बच्चों देखें, यानी एक कोइल की 2 साइड के बीच की दूरी, एक कोइल के 2 साइड के बीच की कोणीय दूरी आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों देखें, कोइल पिच कहलाएगी बच्चों देखें। अब इस कोइल पिच के आधार पे अपन बात करें बच्चों देखें कि आपकी जो कोइल पिच है बच्चों देखें उसके आधार पे आपके पास 2 टाइप की वाइंडिंग बनेगी बच्चों देखें। एक वाइंडिंग अपन बोलेंगे बच्चों देखें फुल पिच और दूसरी वाइंडिंग अपन बोलेंगे बच्चों देखें शॉर्ट पिच, दूसरी वाइंडिंग अपन बोलेंगे शॉर्ट पिच। शॉर्ट यानी छोटी, फुल यानी पूरी बच्चों देखें। अब देखें बच्चों ये कोइल पिच के आधार पर पास 2 टाइप की वाइंडिंग आ गई, एक वाइंडिंग आई फुल पिच, दूसरी अपने पास आई बच्चों देखें शॉर्ट पिच। अब देखें बच्चों कब आपकी जो वाइंडिंग है बच्चों देखें फुल पिच होगी बच्चों देखें आर्मेचर वाइंडिंग, कब अपने पास क्या होगा बच्चों देखें शॉर्ट पिच। अब देखें बच्चों अगर मैं बात करूं कि इसके केंद्र पे देखें बच्चों देखें, ये अपने सेंटर पॉइंट लिया था बच्चों देखें पोल पे, कोइल की एक साइड को मैंने बच्चों देखें स्टेटर के यहाँ इस स्लॉट में डाला बच्चों देखें, और कोइल की दूसरी साइड को बच्चों देखें दूसरे कोइल के स्लॉट के सेंटर पॉइंट के नीचे डाल दिया बच्चों देखें, और इनको मैंने जोड़ दिया बच्चों देखें। अगर मैंने कोइल को इस प्रकार जोड़ा बच्चों देखें, कोइल के दोनों साइड्स को, कि वो आपके पोल के सेंटर के नीचे आ रही बच्चों देखें। अब जब पोल के सेंटर के नीचे आएंगे बच्चों देखें तो आपकी जो कोइल पिच होगी बच्चों देखें वो पोल पिच के बराबर है बच्चों देखें। अब आप देखें बच्चों ये कोइल पिच है बच्चों देखें, जो ब्लैक से दिखा रहा हूं बच्चों देखें, वो भी अपने पास कितने डिग्री हो बच्चों देखें 180 डिग्री हो बच्चों देखें, कोणीय दूरी अपने पास होगी 180 डिग्री। अगर आपके पास बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग में ये दोनों अपने पास क्या होंगे बच्चों देखें बराबर होंगी, यानी पोल पिच इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों देखें कोइल पिच, और दोनों कितनी हो जाएंगे बच्चों देखें 180 डिग्री। अगर आपकी कोइल पिच पोल पिच के बराबर है बच्चों देखें, आपके जो कोइल की पिच है बच्चों देखें वो पोल पिच के बराबर है बच्चों देखें, यानी कोणीय दूरी अपने पास कितनी डिग्री है 180 डिग्री, तो वाइंडिंग कहलाएगी बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी।
अब देखिए बच्चों शॉर्ट पिच कब कहलाएगी बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों जो कोयल की जो दूसरी साइड है बच्चों, देखिए मैं उसे 180 डिग्री पे विस्थापित ना करके बच्चों देखें उससे थोड़ा कम कर देता हूं बच्चों। देखें मैंने क्या किया बच्चों, देखें इसका जो दूसरा सिरा था बच्चों, देखें उसको मैं यहां ले आया, कुछ दूरी मैंने क्या कर दी बच्चों, देखें कम कर दी, ये मैंने कम कर दी बच्चों। देखिए कितने डिग्री कम कर दी, अल्फा डिग्री कम कर दी। कितने डिग्री कम कर दी बच्चों, देखें अल्फा डिग्री कम कर दी। अब अपने पास पता नहीं कि अल्फा कितना है, 10 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है बच्चों। देखें तो मैंने दूरी अपने पास क्या कर दी बच्चों, देखें ये दूरी अपने अल्फा डिग्री क्या कर दी, कम कर दी। यानी मैंने जो कोयल की दूसरी साइड थी बच्चों, देखें दूसरे पोल के सेंटर पे ना डाल के थोड़ा उससे पहले जोड़ दी बच्चों। देखें अब देखें बच्चों अपने पास जो कोयल पिच आई बच्चों, देखें इस वाली कोयल की, सेकंड कोयल की, वो 180 डिग्री नहीं है बच्चों। देखें 180 डिग्री से अपने पास कितनी डिग्री कम होगी, अल्फा डिग्री क्या होगी बच्चों, देखें कम होगी। तो अगर अपन इसकी कोयल पिच की बात करें देखें तो कोयल पिच अगर अपन यहाँ बात करें देखें तो अपने पास कोयल पिच अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, देखें 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री होगी। यानी अपने अल्फा डिग्री से वाइंडिंग को क्या कर दिया बच्चों, देखें शॉर्ट कर दिया बच्चों। देखें तो दूसरी वाइंडिंग हमारे पास क्या कहलाएगी बच्चों, देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगी बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों जब भी अपन शॉर्ट वेट वाइंडिंग लेंगे बच्चों, देखें तो इसके लिए 2 फैक्टर का निर्धारण करते हैं बच्चों। देखें एक अपन बोलेंगे बच्चों, देखें इसको ठीक है बच्चों पिच फैक्टर बोलते हैं बच्चों, केपी बोलते हैं बच्चों। देखें और दूसरा अपन बोलते हैं बच्चों, देखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अपने अब तक क्या पढ़ा बच्चों, देखें पोल पिच के बारे में पढ़ा, कोयल पिच के बारे में पढ़ा, और कोयल पिच के आधार पर अपने 2 टाइप की वाइंडिंग पढ़ी, एक फुल पिच वाइंडिंग पढ़ी, एक अपने क्या पढ़ी बच्चों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग पढ़ी बच्चों। देखें और ये जो अपने पास एंगल आया बच्चों, देखें इसे बोलते हैं चौडर्ड एंगल अल्फा। तो अब आप मैं नोट कर रहा हूँ मुझे, देखिए इसके बारे में आपको आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया मुझे। देखें तो आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए, देखें किस प्रकार अपन नोट करेंगे इसके बारे में। तो सिंपल से अपन नोट कर लेंगे फटाफट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे देखिए पोल पिच क्या है। तो अगर पोल पिच की बात करेंगे, पोल पिच दो निकटतम एडजेसेंट बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, 2 निकटतम असमान ध्रुवों के केंद्र से कोणीय दूरी पोल पिच कहलाती है। पोल पिच कहलाती है। तो पोल पिच के बारे में आपको समझ आया तो देखें 2 निकटतम पोल के निकटतम जो पोल है बच्चों, देखें उसके केंद्र से जो कोणीय दूरी बच्चों, देखें वो आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, देखें पोल पिच कहलाती है। अब हम बात कर रहे थे बच्चों, देखें कोयल पिच के बारे में। तो यहां अपन बात करते थे बच्चों पोल के बारे में, यहां अपन बात करें कोयल के साइड की। प्रत्येक कोयल की 2 साइड होंगी बच्चों। देखें स्टेटर स्लॉट्स में कोयल की दोनों साइड्स के बीच की कोणीय दूरी कोयल पिच कहलाती है। कोयल पिच कहलाती है। अब देखें बच्चों इसी कोयल पिच के आधार पे अपने वाइंडिंग कर ली 2 टाइप की। एक वाइंडिंग बना ली अपने फुल पिच बच्चों, दूसरी अपने वाइंडिंग बनाएंगे बच्चों देखें शॉर्ट पिच। तो कोयल पिच के आधार पे अपने पास वाइंडिंग कितने टाइप की होगी बच्चों, देखें 2 टाइप की होगी बच्चों। कोयल पिच के आधार पर आर्मेचर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। पहली वाइंडिंग अपने पास बच्चों देखें जिसे अपन बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच
वाइंडिंग। यदि आपके पास कोइल पिच का मान, यदि आपके पास कोइल पिच का मान पोल पिच के बराबर है बच्चों देखें, तो वाइंडिंग आपके पास क्या होगी बच्चों देखें, फुल पिच होगी। यदि आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में कोइल पिच का मान पोल पिच के बराबर हो, पोल पिच के बराबर हो, यानी 180 डिग्री हो बच्चों देखिए के बराबर हो, तो वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक बच्चों देखें, और अगर हम बात बच्चों देखें शॉर्ट पिच कब बोले बच्चों देखें, जब आपके पास बच्चों देखें कोइल पिच का मान पोल पिच से क्या बच्चों देखें कम हो। तो दूसरी वाइंडिंग हमारे पास है बच्चों देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग। यदि आर्मेचर वाइंडिंग में, कोइल पिच का मान पोल पिच से कम हो, पोल पिच से कम हो, तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। नोट कर लीजिए बच्चों, देखिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपन बात करें देखें तो जिस प्रकार अपन ने परिभाषिक शब्द लिखे बच्चों देखें, उसके आधार पर अगर बात करें वाइंडिंग की, तो यहाँ बच्चों देखें ये आपकी वाइंडिंग अपने पास क्या बच्चों देखिए फुल पिच हुई। ये आपकी कोइल साइड 1 नंबर है बच्चों देखें, और ये कोइल साइड अपने पास क्या बच्चों देखें 2 नंबर, जो कि इनके केंद्र पे है बच्चों देखिए, और इनके बीच में जो कोणीय दूरी अपने पास कितनी डिग्री बच्चों देखें 180 डिग्री। तो ये अपने पास वाइंडिंग अपने पास क्या होती है फुल पिच वाइंडिंग हुई। अगर बात करूँ बच्चों देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास ये आपके पास पोल पिच है बच्चों देखें, पोल पिच अपने पास कितनी डिग्री बच्चों देखें 180 डिग्री, जबकि कोइल पिच का मान आपके पास क्या बच्चों देखिए अल्फा डिग्री अपने कम कर दिया, 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री। इस प्रकार की जो वाइंडिंग हो बच्चों देखें, वो वाइंडिंग आपके पास क्या हो देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। अब देखिए बच्चों अपने पास जो फुल पिच वाइंडिंग है बच्चों देखें, उसमें आप देखिए बच्चों यहाँ चालक की लंबाई आपके पास ज़्यादा है बच्चों देखें, तो यहाँ पास क्या बच्चों देखें कॉपर की जो तांबर की जो लागत होती है वो अपने पास क्या होती है बच्चों अधिक होती है बच्चों देखें। और अगर अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें देखें, तो यहाँ पर बच्चों देखें लंबाई कम कर दी बच्चों देखें, तो आपका जो कॉपर लगता है बच्चों देखें वो आपके शॉर्ट पिच वाइंडिंग में अपने पास कम लगता है बच्चों देखें। अगर अपन बात करें बच्चों देखें आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के तरंग प्रारूप के बच्चों देखें, तो अगर अपन फुल पिच वाइंडिंग की बात करें देखें, तो आर्मेचर में जो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज होती है उसका तरंग प्रारूप आपके पास शुद्ध जावक्रिय आपको प्राप्त नहीं होता बच्चों देखें। तो फुल पिच वाइंडिंग में अगर आपके पास उत्पन्न वोल्टता के जावक्रिय तरंग प्रारूप की बात करें देखें, तो वो आपका शुद्ध जावक्रिय नहीं हो, उसमें अपने पास क्या कुछ डिस्टॉर्शन होता है बच्चों देखें। और अगर अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें देखें, तो जो यहाँ पे पास उत्पन्न वोल्टता होती है बच्चों, उसका जो तरंग प्रारूप होता है बच्चों देखें, वो अपने पास क्या होता है बच्चों शुद्ध जावक्रिय होता है बच्चों देखें। यहाँ अगर बात करें देखो अपने फुल पिच वाइंडिंग में आपको जो वोल्टेज पैदा होती है बच्चों देखें, वो आपके पास अधिक वोल्टेज, क्योंकि बच्चों देखें आपकी जो कोइल साइड है बच्चों देखें, वो चुंबकीय आपके जो ये कोइल साइड बच्चों देखें वो फ्लक्स आपके पोल के एकदम केंद्र बिंदु पे बच्चों देखें, तो फ्लक्स संयोजन आपका अधिकतम होता है बच्चों देखें। जब आपका फ्लक्स अधिक संयोजन होता है यहाँ वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों देखें अधिक पैदा होती है। अगर अपन बात करें शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बच्चों देखें, तो कोइल साइड को अपने थोड़ा दूर रखा बच्चों देखें, तो यहाँ आपका फ्लक्स थोड़ा कम से हो जाता है बच्चों देखें, तो यहाँ वोल्टेज अपने पास क्या होती है बच्चों देखें कम पैदा होती है बच्चों देखें। तो पहला अंतर मैंने आपको डायग्राम से बता दिया बच्चों देखें, तो पहला अंतर तो आपको डायग्राम से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों देखें कौन सी वाइंडिंग आपके पास शॉर्ट पिच है, कौन सी वाइंडिंग आपके पास क्या बच्चों देखें फुल पिच है। तो यहाँ आपके पास कॉपर आपके पास अधिक लगेगा बच्चों देखें, यहाँ कॉपर आपके पास कम लगेगा बच्चों देखें। यहाँ आपके पास वोल्टेज अधिक पैदा होगी, यहाँ वोल्टेज आपके पास कम पैदा होगी देखें। यहाँ जो वोल्टेज आपके पास पैदा हो देखें वो शुद्ध जावक्रिय नहीं होगी, यहाँ जो वोल्टेज पैदा हो जाएगी उसका तरंग प्रारूप पास क्या होगा शुद्ध जावक्रिय होगा। तो दूसरे अंतर में नोट कर देता हूँ बच्चों देखें, नोट कर लीजिए आप यहाँ से।
तो पहला अंतर आपको दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट बच्चों यहाँ से। दूसरा हम अपना अंतर बात करें बच्चों देखें, क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों देखें पूछा जा सकता है। यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें, तांबर लागत अधिक होती है। अगर फुल पिच वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें, तांबर लागत अधिक होती है। और यहाँ अपने पास क्या हो देखें, तांबर लागत अपने पास क्या हो देखें कम होती है। तांबर लागत कम होती है। फुल पिच वाइंडिंग में वोल्टेज आपके पास अधिक पैदा होती है बच्चों देखें, प्रति फेज उत्पन्न वोल्टता अधिक होती है। वोल्टता अधिक होती है। और यहां अपने पास बच्चों देखें प्रति फेज जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो अपने पास कम होगी। प्रति फेज उत्पन्न वोल्टता कम होती है। यहां जो उत्पन्न वोल्टता है वो जो देखें उसका तरंग प्रारूप शुद्ध जावक्रिय नहीं होगा। जो देखें उत्पन्न वोल्टता का तरंग प्रारूप यानी वेव फॉर्म प्रारूप शुद्ध जावक्रिय नहीं होता है। शुद्ध जावक्रिय नहीं होता है, यानी साइन वेव नहीं होती है। और यहां जो उत्पन्न वोल्टेज है तो देखें उसका जो तरंग प्रारूप है वो शुद्ध जावक्रिय होगा। उत्पन्न वोल्टता का तरंग प्रारूप शुद्ध जावक्रिय होता है। वक्रिय होता है। तो अपने पास मेन अंतर थे बच्चों देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग के लिए। अगर नेक्स्ट में अपन बात करें देखें शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए अपन दो फैक्टर बताएंगे बच्चों देखें, केसी और केडी। तो अगर आप वहां से अंतर लिखेंगे बच्चों देखें तो यहाँ केसी और केडी का मान हमेशा 1 से कम होगा बच्चों देखें, जबकि यहाँ केसी और केडी का मान हमेशा क्या होता है बच्चों देखें इकाई होता है। तो मैं नोट कर देता हूँ बच्चों देखें, एक्सप्लेन मैं कल करूँगा बच्चों इसके बारे में। केसी व केडी का मान इकाई होता है। और यहां अपने पास केसी और केडी का मान हमेशा इकाई से क्या होगा बच्चों देखें कम होगा। केसी व केडी का मान इकाई से कम होता है, से कम होता है। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही करेंगे बच्चों देखें। कल अपन बात करें देखें केसी और केडी अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों देखें यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।